हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना है इस सोसाइटी के अंदर। आप लोग हमारे चेंज मेकर्स हैं। ऑलमोस्ट ना हमाद फाउंडेशन को 10 साल होने वाले हैं। अब भाई सवाल ये है कि मैंने क्यों फाउंडेशन बना ली। आप हमाद फाउंडेशन में भले ना हो, आप शायद पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे 2, 3, 4 साल में, आप कहीं भी हो ज़िंदगी में, हमने ये नहीं सोचना कि मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा, मैं तो कैसे चेंज लेकर आऊँ। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हुए ना, आप लोगों से मैं मोटिवेशन ले रहा हूँ, बजाय इसके आप लोग मुझसे मोटिवेशन लें। आपने ये सोचना है मैं चेंज कैसे लेके आ सकता हूँ। जब आप चेंज लेकर आएंगे ना, आपको जो इनर सेटिस्फेक्शन होगी, रात को आपको सुकून की नींद आएगी। आप यहाँ पे आए हो, आप रेयर हो। अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपके अंदर इतनी अल्लाह ने सलाहियत भी दी है कि आप चेंज ला सकते हो। अगर आप में सलाहियत ही नहीं होती चेंज की, तो आप घर पे बैठ के सो रहे होते, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होते। आज आप यहाँ नहीं होते। ऑलमोस्ट ना हमाद फाउंडेशन को 10 साल होने वाले हैं। जो मैं आज आप लोगों को बातें बताऊंगा ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए समझने के लिए और याद रखने के लिए, कि आगे जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी के अलावा भी अपनी ज़िंदगी में भी जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं और मज़ीद अगर जाएंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करेंगी। अब भाई सवाल ये है कि मैंने क्यों फाउंडेशन बना ली। 10 साल पहले मैंने एक चीज़ महसूस करी। जब मैं स्कूल में आया 8, 9 क्लास में, मैंने ये देखा कि मैं जिस तरह सोचता था उस तरह ना आम जो बच्चे थे, जो मेरे साथ के क्लास फेलोज़ थे, वो उस तरह नहीं सोचते थे। मतलब जो टीचर बताता था वो कहते थे जी ये सही है। टीचर कहता था पाकिस्तान में ये मसला है, वो मसला है, वो मसला है, तो मैं कहता था ये मसला क्यों है और इसका सल्यूशन क्या है। तो वो मुझे डांट के चुप करा देते थे कि नहीं, इसका तो कोई सल्यूशन नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता रहा है 70 साल से, ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम दुनिया में ना एक मकसद के थ्रू आए। हम मतलब ऐसे ही कोई पैदा नहीं हो गए, हमें इस मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा गया। अगर आपका मकसद नहीं होगा ना, तो आपको सुबह उठने में मज़ा ही नहीं आएगा। आप क्यों सुबह उठना चाहते हैं? आपका कोई ज़िंदगी में मकसद ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि 24 घंटे बड़े कम है, ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जब 11-12 बज जाते हैं उससे आगे मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बस अब एक थक गया है बंदा, उसको सोना है। मुझे एक्साइटमेंट होती है सुबह मैं उठूं और काम करूं, और जो हमारा मिशन है उसको और जल्दी मैं अचीव करूं। जब मैंने ये चीज़ महसूस की, मैंने अपने टीचर से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा, तो बजाय इसके मुझे वो सोल्यूशन बताएं, वो मेरा मजाक उड़ाने लग जाते थे। मुझे मतलब हरास तो सही वर्ड नहीं है, बुली करते थे। ये कैसे सवाल करते हो तुम, ये तो अजीब सी बात है। पर्सनल ग्रजेस टीचर्स निकालते थे। वो कहते थे यार अजीब बात है। मैं कहता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है, वो कहते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तब मैंने एक जहन में एक प्लान बनाया था कि हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो कि पाकिस्तान विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट इसलिए कि हमने पाकिस्तान को बदलना है और 2050 तक बदलना है। क्योंकि मैंने कैलकुलेशन की, इतनी तो कैलकुलेशन ठीक थी कि जब 2050 आएगा इंशाल्लाह, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो अबाउट कोई मैं 50-51 ईयर्स का हो जाऊँगा। अभी मैं 26 ईयर्स का हूँ। जब इंशाल्लाह 2050 आएगा मैं ऑलमोस्ट 50-51 ईयर्स का हो जाऊँगा। तो मैंने इस हिसाब से प्लानिंग करी, क्योंकि जो चेंज आएगा पाकिस्तान में वो कभी भी 2 दिन में, 2 हफ्ते में, 1 साल में, 2 साल में नहीं आ सकता। ये जो 10 साल में चेंज आए, ये कहने को तो बड़ा आसानी से ग्राफिक डिज़ाइनर ने वहाँ लिख दिया 10 साल, लेकिन ये 10 साल गुजरे कैसे, ये 10 साल हमने सर्वाइव कैसे किया, ये 10 साल में मैंने मतलब क्या क्या चीज़ें फ़ेस करी हैं, ये सिर्फ मुझे पता है। जो हमारी पुरानी टीम है उसको पता है। सबसे पहले तो हमारी फाउंडेशन रजिस्टर ही नहीं होती थी। मैं किसी के पास जाता था, मुझे रजिस्टर करवानी है, तो कहता था भाई आप तो 18 साल के हो ही नहीं, फाउंडेशन रजिस्टर हो ही नहीं सकती। कहा यार ये तो अजीब सी बात है कि अगर मैं कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ, बजाय इसके मुझे कोई सपोर्ट करे। मेरी लेग पुलिंग वहाँ से उन्होंने शुरू कर दी। तो उसके बाद जब हमने ये फाउंडेशन रजिस्टर करवा ली, उसमें भी मसले शुरू हो गए। बेसिकली ना फाउंडेशन रजिस्टर करवाने के लिए 7 लोग चाहिए होते हैं आप। अब वो 7 लोग हों कौन? मैं सबसे कहूँ कि जी हम फाउंडेशन रजिस्टर करवाना चाहते हैं, आप हमारे साथ आएँ, इस तरीके से हम करें। वो कहते थे हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त। जब मैं कहता था भाई आपके अब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, CNIC चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, तो वो भाग जाएं, फ़ोन ही ना उठाएं। एक बड़ा इंसिडेंट मुझे अभी याद आता है कि कोविड का टाइम चल रहा था। हमारी फाउंडेशन इस वक्त मेरे ख्याल है नई रजिस्टर हुई थी। तो ना मेरी दादी को हो गया कोविड। अब जब कोविड हुआ तो उस वक्त मैं पूरा दिन मतलब बाहर घूमता रहता था, कि लॉकडाउन था, सबको राशन, ये चीज़ें, पूरे घर का हमारा कोविड का टेस्ट हुआ, मेरे अलावा सब पॉजिटिव। तो ये बात तो मुझे पता लग गई कि मेरी वजह से नहीं हुआ, ये कहीं और से ही उनको कोविड लगा। फिर खैर उनकी उसमें ना कोविड में डेथ भी हो गई। लेकिन यहाँ बताने का पॉइंट ये है कि मेरी दादी जो है ना वो हॉस्पिटल में थी और रात में मैं उनके पास स्टे करता था, ICU में जैसे होता था कोविड के ज़माने में। और दोपहर में मैं
दिन में सोता नहीं था। हमारी टीम जाकर, पहले तो हमारी कोई टीम भी नहीं थी, मैं ही 2-3 लोग थे हम लोग, तो हमारी टीम जाके घरों में राशन दे रही है। उन दिनों में ना ईद के दिन चल रहे थे, लाइक ईद का तीसरा या चौथा कोई इस तरह दिन था, तो मैं जाकर फिर ईद का सामान बांट रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। तो इस चीज़ में आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पर आप लोग इतना मेंटली आप लोगों को स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर इस दुनिया में सर्वाइव करना है, क्योंकि हर कोई अच्छा आदमी नहीं होता, हर कोई आपको यहाँ नुकसान पहुँचाने के लिए खड़ा होगा, इवन योर रिलेटिव्स, इवन योर फ्रेंड्स। आपने किसी पे ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे होता यह है हमारे पास, ये एक यहाँ हाँ मेन पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे लेट से कोई बम धमाका भी हो जाए ना, तो हमारी अटेंशन उसको डाइवर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं आपसे बात ही करता रहूँगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वहाँ कुछ भी हो जाए। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपको कुछ क्रिकेटर बनना है या किसी को कुछ भी बनना है अपनी ज़िंदगी में, किसी को कुछ भी अचीव करना है, लोग कुछ भी बोलते रहें, बकवास करते रहें, बोलते रहें ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं करो, वो नहीं करो, आपने उनकी बात सुननी ही नहीं है, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करते। वो मैटर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आप डिसाइड करोगे आप क्या अचीव करना चाहते हो और क्या अचीव नहीं करना चाहते। 10 सालों में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की और मुझे पहले उस पर अफसोस होता था कि यार पहले ऐसे नहीं ऐसे कर लेता। अब मुझे खुशी होती है कि मैंने गलतियाँ की, अपनी गलतियों से खुद सीखा, क्योंकि अपनी गलती से जब आप सीखते हो ना, वो कोई आपको वर्बली एक्सपीरियंस देकर नहीं सिखा सकता। तो ये चीज़ हमने हमेशा याद रखनी है। कोई कुछ भी बोलता रहे, जो आपने सोच लिया आपको वही करना है और वही आपके लिए ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, नुकसान हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। दुनिया बहुत बड़ी है। 10 साल में मैंने इतने ब्लंडर्स मारे हैं, मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है किसी ने ब्लंडर्स नहीं मारे होंगे। आज भी मैं ब्लंडर करता हूँ, लेकिन वो मैं अपने डिसीजन पे करता हूँ। मुझे अफसोस नहीं होता कि मैंने इसकी बात सुनी तो मैंने ब्लंडर किया। मेरा डिसीजन है, ब्लंडर होगा, मैं फेस करूँगा। और कभी भी ये जो आपको मतलब क्रिटिसाइज, कभी भी उससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि नहीं नहीं वो ऊंची आवाज़ में बोल देगा, वो मुझे डरा देगा, वो ये कर देगा, कुछ भी कोई आपका नहीं कर सकता। कि मैं ये सोचता हूँ कि जब तक अगर अल्लाह ना चाहे तो आपका कोई बाल भी नहीं तोड़ सकता। आपको धमकी देना, मुझे धमकियां भी दी हैं लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने धमकियां दी। हमने एक नाला साफ़ किया था फ्लड्स के दिनों में, अर्बन फ्लडिंग जब कराची में होती थी ना, तो हमने एक नाला साफ़ किया था। तो मुझे बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ फ़ोन करके धमकियां दिया करती थी कि भाई आप क्यों ये कर रहे हो, आप कौन हो, हमारे साथ ज्वाइन करो, हम यूँ आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने बड़ा सिंपल सोल्यूशन निकाल लिया। एक मेरे मोबाइल में एक फ़ीचर है कि अननोन नंबर्स ना आपके पास आ ही नहीं सकते, तो मैंने वो ऑन कर दिया। अब से मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई। अब मेरे पास मुझे वही फ़ोन कर सकता है जिसका नंबर मेरे पास सेव हो, और कोई मुझे नहीं फ़ोन कर सकता। फिर बहुत सारे लोग आते हैं बीच में, आपको मैनिपुलेट करते हैं वगैरह वगैरह। अब समझने की बात यहाँ ये है कि हमने इस स्टूडेंट फेडरेशन को हम क्यों बनाना चाहते हैं, मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट फेडरेशन। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में चेंज आया, आज आया, 10 साल बाद आया, 50 साल बाद आया, तो वो स्टूडेंट्स ला सकते हैं। आपको पता है अभी तक पाकिस्तान में चेंज क्यों नहीं आया है? पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियन बैन है। आप पाकिस्तान में अगर स्टूडेंट हो तो आप यूनियन बना के, यूनिटी बना के अपने राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, आपको जेल में डाल देंगे। IUBM में अभी हमने देखा रिसेंटली स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई, सब ने यूनिटी दिखाई, क्या हुआ, उनको अपना डिसीजन ओवर रूल करना पड़ा। क्योंकि स्टूडेंट्स के पास सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, वो लेटेस्ट एजुकेशन, लेटेस्ट अवेयरनेस होती है, जो कि उस बंदे के पास नहीं होती जो हमें बैठ के ऊपर से रूल कर रहा होता। उन्हें तो इंस्टाग्राम चलाने ही नहीं आता, उन्हें नहीं आता इंस्टाग्राम चलाने, ना सोशल मीडिया चलाने, उन्हें कुछ करने नहीं आता। वो बस लाइक इनकॉम्पिटेंट पीपल हमारे ऊपर कैसे भी आ चुके हैं। रीसेंट एग्जाम्पल हमारे पास क्या थी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में कैसे चेंज आएगा। जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में ऐसे नहीं आ सकता चेंज। क्यों नहीं आ सकता, इसकी रीज़न हमें सबको पता है। पाकिस्तान में कैसे चेंज आएगा, सिंपल। पाकिस्तान में अगर कभी भी चेंज आया, वो इनसाइड द सिस्टम रहते हुए नहीं आ सकता। मैंने ये 10 साल में सीख लिया। पाकिस्तान में अगर कभी चेंज आया तो वो हमेशा आउटसाइड द सिस्टम आएगा। इनसाइड द सिस्टम क्या है? इनसाइड द सिस्टम हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो हमारे ये जो MNA MPAs होते हैं, ये सब इनसाइड द सिस्टम है। नहीं आ सकता चेंज, ये कभी नहीं ला सकते। ये 76 साल में नहीं लाई, अगले 176 साल में भी नहीं लेके आ सकते चेंज। इनके पास वो स्किल ही नहीं है। चेंज अगर पाकिस्तान में आएगा, वो आउटसाइड द सिस्टम आएगा, और वो कभी भी लड़ाई झगड़े से नहीं आएगा। नेपाल में जो हुआ वो रेवोल्यूशन था, बांग्लादेश में जो हुआ वो रेवोल्यूशन था, श्रीलंका में जो हुआ वो रेवोल्यूशन था। हम जो लाएंगे वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होगा। अब ये फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? रेवोल्यूशन में ना हमेशा लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, खून बहता है, हमेशा। रेवोल्यूशन की हिस्ट्री है, मैंने IR पढ़ा हुआ है तो मुझे तेरा आइडिया अच्छा सा। रेवोल्यूशन में हमेशा आपका खून बहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 भी हो जाएगी।
ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लेके आना है हमें। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में कभी भी लड़ाई झगड़ा मार कुटाई नहीं होती, वो आता है आपका अवेयरनेस से, एजुकेशन से, वो आता है आपका यूनिटी से। आप में फेथ कितना है, आपको जो कायदे आज़म की बात है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, उसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर दो, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये जब साथ मिल जाएंगी और आप मेजॉरिटी में चले जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज खुद आ जाएगा। जो IOBM में आया है वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। क्या कोई झगड़ा हुआ, कोई मरा वहाँ पे, किसी का खून हुआ, किसी का सर फटा, नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आया। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हमेशा इसी तरीके से आएगा। रेवोल्यूशन की हमें ज़रूरत नहीं है, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम ये नहीं होते कि हम किसी का नुकसान, किसी के खून बहे के बाद सेलिब्रेट करेंगे जी हम रेवोल्यूशन ले आए। ये कौन सा रेवोल्यूशन है, कितने लोग तो मर गए। ये रेवोल्यूशन की हमें नीड नहीं है, हमें ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की नीड है। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आज के दौर में इंटरनेट से भी आ सकता है। जब आप इंटरनेट पे एक सही चीज़ को सपोर्ट करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। और हमने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ही लेकर आना है, हमने रेवोल्यूशन की तरफ जाना ही नहीं। ये बात हम क्लियर कर लें पहले ही। दूसरी इसमें चीज़ ये है कि आप सब यहाँ पर आकर आज बैठे हैं ना, तो आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान का एक अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ पर आते ही नहीं। आप सब लीडर्स हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी के लीडर हैं, आप फ्यूचर लीडर हैं। लीडर का ये मकसद नहीं है कि जाके कोई हमने इलेक्शन ही लड़ना है। लीडर वो भी होता है जो माशरे में एक अच्छी चीज़ कर रहा है, वो भी लीडर है। अगर आज आप एक मेडिकल कैंप भी अरेंज कराते हैं तो आप एक लीडर हैं। आपके कहने पे कितने लोग आए, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, ये लीडरशिप है। हमने लीडरशिप का सेंस गलत लिया हुआ है क्योंकि हमें सिखाया गलत गया है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बेतहाशा लूप होल्स हैं। 3 निज़ाम है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, मदरसा मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम। ये 3 निज़ाम में से तीनों कैसे ठीक हो सकते हैं? कोई भी एक ठीक होगा ना, तीनों कैसे ठीक हो सकते हैं? अगर आज किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और 3 ओपिनियंस आ रहे हैं तो तीनों कैसे ठीक होंगे? वो आपस में इंटैक्ट करते ही नहीं हैं वो लोग। अच्छा, अब मुझे ये तीनों एजुकेशन सिस्टम का इसलिए पता है क्योंकि लकीली या अनलकीली मैंने इन तीनों में पढ़ा है। मैंने मदरसे में भी पढ़ा है और पूरा दिन बोर्डिंग रात तक पढ़ा है। मैंने उर्दू मीडियम में भी एजुकेशन ली है और इंग्लिश मीडियम में भी मैंने OA लेवल्स किया है। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि एक जो मदरसा मीडियम का बच्चा है उसके क्या चैलेंजेस हैं, वो भी हमारे मुल्क का ही शहरी है। जो एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसके क्या चैलेंजेस हैं, जो एक उर्दू मीडियम का बच्चा है उसके क्या चैलेंजेस हैं। तीनों को आपस में पता ही नहीं है कि हम एक दूसरे के क्या चैलेंजेस हैं। अगर आज यहाँ कोई मदरसा मीडियम का बच्चा आ जाए तो हम उसे ऐसे देखेंगे ये पता नहीं कोई एलियन आ गया है हमारे पास, या कोई उर्दू मीडियम का बच्चा आ जाए वो इंग्लिश बोलते हुए इतना शर्माएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। ये एक मसला है। तो हमने इस तीनों एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले तो एक करना है। एक करने के बाद जो इसमें गलत चीज़ें हैं उनको निकालना है। 76 साल आखिरी दफ़ा मुझे नहीं याद आता पाकिस्तान ने एक बड़ा हीरो कब प्रोड्यूस किया था, मुझे नहीं याद। मेरी ज़िंदगी में तो शायद ना किया हो, जो कि मैं ये आराम से बोल सकूं यार ये पाकिस्तान को ना बदलने वाला है या ये पाकिस्तान में चेंज लेकर आएगा। क्रिकेटर्स आते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स बन जाते हैं और कोई ऐसा हीरो हमारे पास नहीं है। अब्दुल कदीर खान आए थे लास्ट, या आरफा करीम आई थी, कि उसके बाद जिसने कोई इनोवेशन की हो, कोई टेक्नोलॉजी लेकर आई हो या कुछ मतलब ऐसा किया हो, या वो अगर आते भी हैं तो उनको सपोर्ट ही नहीं मिलती। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ ही नहीं करता कि वो ऊपर आ सके। हमारे पास ऊपर कौन आ सकता है? मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मुझे उनसे कोई मसला नहीं है, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे रहा है। हमारे पास ऊपर आ जाते हैं हमारे टिकटॉकर्स। क्या वो डिज़र्व करते हैं कि जो एक और इस औरंगी टाउन में, यहाँ देख जहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर औरंगी टाउन में एक बच्चे ने एक लड़की ने पूरी कराची में इंटर में टॉप किया था। मुझे उसका नाम भी याद नहीं है, पता नहीं क्या नाम था, किसी को याद है तो बता दें। नहीं याद हमें, लेकिन क्यों उसने टॉप किया हमें क्यों याद नहीं है? क्योंकि उसको वो रिकग्निशन मिलती ही नहीं, हम देखना ही नहीं चाहते। टॉप किया है, हम क्या करें? हम नहीं देखना चाहते। हम भी ऐसे लोगों को ही देखना चाहते हैं कि जो ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं। हमें सबसे पहले तो अपने रोल मॉडल्स ठीक करने होंगे। हमारे रोल मॉडल्स आज कौन है हमें ये पता होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाना ही नहीं है जो कि पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकते। हमारे नज़र में सेलिब्रिटी की डेफिनेशन ही गलत है। सेलिब्रिटी वो नहीं होता कि जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं तो ये सेलिब्रिटी है, ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है वो सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी तो वो होता है इन्फ्लुएंसर, जिसके ज़्यादा फॉलोवर है वो इन्फ्लुएंसर है। क्या बकवास है। इन्फ्लुएंसर वो है जो इन्फ्लुएंस करके एक पॉजिटिव चेंज ला सके। इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन ये है। हमने उसको क्या लिया हुआ है कि जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, जिसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ तो अब हम भी ऊट पटांग हरकतें शुरू कर दें हमारी भी ज़्यादा आ जाएंगी। क्या ये क्राइटेरिया है कि जो जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं वो सेलिब्रिटी है? हम देखना ही उन्हीं को चाहते हैं। हमारी जो नेशन है वो इस तरह उनको इस तरफ कर दिया गया है कि हम उन्हीं को देखना चाहते हैं।
इन्फ्लुएंसर असल में आप लोग हैं जो कि एक सोसाइटी में अच्छा चेंज लेकर आना चाहते हो। इन्फ्लुएंसर आज हमारे सारे रेप्स हैं जो कि आप चाहते हो यार पाकिस्तान अच्छा होना चाहिए, पाकिस्तान के जो मसले हैं वो हम सुधारेंगे। आप लोगों ने टाइम निकाला, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग असल इन्फ्लुएंसर्स हो, आप लोग लीडर्स हो। कोई वो नहीं है जो कि फेक फॉलोअर्स ले रहे हैं। भाई ये मतलब इतना आगे निकल चुके हैं हम कि हम फेक फॉलोअर्स ले रहे हैं कि क्यों भाई, ये हमें दुनिया को दिखाना है कि हमारी बात में कितना वज़न है। मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूँ, आज किसी भी इन्फ्लुएंसर को आप उठाएं जिसके 500 के फॉलोअर्स हों, 600 के फॉलोअर्स हों, उससे कहें एक बीच क्लीन अप अनाउंस कर दे, ठीक है, 700 बंदे जमा कर दे, नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसकी बात नहीं सुनेगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन हमारे एक 10-12 हज़ार के इंस्टाग्राम के पेज ने 700 लोग वॉलंटियर्स जमा कर दिए थे। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये डिफरेंस है। हमारे पास इंस्टाग्राम पे जो डीएम्स आते हैं शायद 50-60% वो बीच क्लीन अप के होते हैं या क्लीन अप से रिलेटेड होते हैं। क्यों होते हैं क्लीन अप से रिलेटेड? हम इस शहर को गंदा देख के, रोड टूटा फूटा देख चुके, हम परेशान हो गए, हम चेंज करना चाहते हैं, हम एवर रेडी हैं चेंज के लिए। हम अगर एवरी संडे भी बीच क्लीन अप अनाउंस करें, हम 200 लोग लेके जा सकते हैं। लेकिन ये बीच क्लीन अप करने से बीच कभी भी क्लीन नहीं होगा, ये आप जहन में रख लें। हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना है इस सोसाइटी के अंदर। आप लोग हमारे चेंज मेकर्स हो, और ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग यहाँ पर आए हो, आप हमाद फाउंडेशन में भले ना हो, आप शायद पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अगले 2-3-4 साल में, आप कहीं भी हो ज़िंदगी में। हमने ये नहीं सोचना कि मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा, मैं तो कैसे चेंज लेकर आऊँ। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हुए ना, आप लोगों से मैं मोटिवेशन ले रहा हूँ, बजाय इसके आप लोग मुझसे मोटिवेशन लें। मैं आप लोगों से मोटिवेशन इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो कि यार, एक मैंने वो टाइम भी देखा है जब हमने इवेंट्स के लिए बीच क्लीनअप पे, मुझे याद है पहला बीच क्लीनअप 4 लोग आए, वो भी गालियाँ दे के वापस जा रहे हैं, बोले क्या सुबह सुबह बुला लिया तुमने हमें। ये टाइम भी देखा है मैंने। लेकिन मैं उस वक्त ये बोलता कि नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं होता, ये तो मैं बस घर जा रहा हूँ, मैं थक गया। ये कोई, और ये मैंने किसी पे एहसान नहीं करा, ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये मैंने अपने लिए किया है। मैं नहीं रह सकता इस गंद में। बड़ा आसान है कि हम जाएं कि भाई अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, ये आसानी ज़िंदगी में आपको मिल ही नहीं सकती। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं मदरसे में था, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसका मकसद ये था कि दुनिया में ना, मुसलमान है या इंसान है इवन, उसको आसानियाँ ढूंढनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ आसानियाँ ढूंढने लगोगे तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहाँ आसानियाँ ढूंढ सको। अगर आज आपको एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बाद आपको हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, हेलीकॉप्टर के बाद आपको चाहिए होगा मैं रॉकेट लूँ अब, तो ये आपकी ख्वाहिशात कभी भी कम नहीं हो सकती। यहाँ पर आपने ये सोचना है मैं चेंज कैसे लेके आ सकता हूँ। जब आप चेंज लेकर आएंगे ना, आपको जो इनर सेटिस्फेक्शन होगी, रात को आपको सुकून की नींद आएगी। ठीक है, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दिन में टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा होती कि यार यहाँ वो नहीं हो जाए, वहाँ वो नहीं हो जाए। अब तो खैर नहीं होती, अब मुझे पता चल गया कि अब इस टेंशन में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। रात को आपको नींद बड़ी अच्छी आती, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, आपके ओपिनियन, ना किसी की तारीफ़ ना किसी की आपको बुराई, आपको कोई मुंह पे बुराई कर रहा है, पीछे से बुराई कर रहा है, आपकी तारीफ़ कर रहा है, मैटर ही नहीं करना चाहिए। अगर वो आपकी तारीफ़ भी कर रहा है, आपने उसको दिमाग पे सवार नहीं करना, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। नो नीड। जो तारीफ़ कर रहे हैं, कल को आप कुछ बुरा करोगे, सबसे पहले होंगे आपकी टांग खींच लेंगे। मैं आप लोगों की तरह ही एक इंसान हूँ, मेरा बिज़नेस भी है, मैंने एजुकेशन भी ली है, मैंने हर वो चीज़ की है, बट मैंने प्रायोरिटी पे इस काम को रखा है क्योंकि मैं चेंज लाना चाहता हूँ। तो अगर तो कोई ये कहे कि हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हमारे घर में शादी है, हम ये कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, मतलब उसकी प्रायोरिटी नहीं है, मतलब उसकी प्रायोरिटी नहीं है पाकिस्तान को बदलना। हर चीज़ अगर आप प्रायोरिटी पे रखेंगे पाकिस्तान को, या कुछ भी अपनी प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो वो आपका काम हो जाएगा। अब आपने ये स्मार्टली डिसाइड करना है आपके लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। क्या वो, मैं ये नहीं कह रहा आप इन्जॉय ना करें, मुझसे ज़्यादा कौन इन्जॉय करता होगा भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, लेकिन मैं फिर भी इस काम को नहीं छोड़ता। बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज़ होते हैं, बहुत नाराज़ हुए, अभी तक नाराज़ होते हैं कि मैं उन्हें सही टाइम नहीं देता। मेरी फैमिली मुझसे बहुत नाराज़ होती है कि यार मुझे सही टाइम नहीं देता, रात को 11 बजे घर आ रहा हूँ। कल हमारी टीम यहाँ से 12 बजे के बाद घर गई, 1 बजे हम लोग घर गए, और सुबह कोई तो 8 बजे 9 बजे आया हुआ था, और 1 हफ्ते से आ रहे थे सिर्फ इसलिए कि इस इवेंट को हम लोग इतना जगह को बना दें कि यहाँ पे हमारा आज का इवेंट हो सके। तो ये जो हमारी टीम है, ये एक अनस्पोकन हीरोज़ हैं जिनका कभी जिक्र ही नहीं होता। पाकिस्तान के जो मसले हैं, ये कोई आसान काम नहीं है इनको सुधारना।
लेकिन इन 10 सालों से मैंने एक चीज़ सीखी है, जब आप हार मान लेते हो ना तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है और सारी ज़िंदगी आपके जहन में वो बात रहती है, यार मुझे उस दिन हार नहीं माननी चाहिए। रादर कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं, किसी से भी हमने ऐसी सपोर्ट मांगनी ही नहीं है कि बाद में हमें शर्मिंदगी हो। हमने तो एक चीज़ भी डिसाइड की हुई है कि हम डोनेशन मांगते ही नहीं, हम सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं, अगर किसी ने डोनेशन देनी होगी वॉलंटरीली आएगा, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास। वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि आपने सही गलत का फ़र्क समझना है। वो टीचर्स नहीं जो हमारे स्कूल में होते थे, कुछ अच्छे भी होंगे, कि उनका मकसद सिर्फ ये होता है आएँ पढ़ाएँ बस, क्लास ख़त्म करो घर जाओ। सोच हमारी छोटी हो गई है सबकी, सिर्फ टीचर्स की नहीं, टॉप से लेके बॉटम से लेके टॉप तक सबका यही मसला है कि हम सेल्फिश हो गए। हम नहीं सोच रहे कि हमारे एक एक्शन से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरी ज़िंदगी में जो कि मैं शायद किसी को बता भी नहीं सकता। मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जाता था, भाई मुझे गालियाँ दे के वो गवर्नमेंट ऑफिस से निकाल देते कि भाई क्या ये तुमने तमाशा लगाया हुआ, रोज़ आ जाते हो। लेकिन फिर आखिर रजिस्ट्रेशन हो गई, हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल रहा था। मेरे तो 7 नस्लों में किसी ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई थी। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचना ये हमारा रिश्तेदार है तो ये हमारी हेल्प करेगा, ये हमारा दोस्त है तो हमारी हेल्प करेगा। आज आप में कितने लोग बैठे हुए, कौन मेरा रिश्तेदार है? शायद हम लोग पहली दफ़ा मिले आज़ादी इंटर्नशिप में, उसके बाद दूसरी चीज़ें हुई। या आप में से जो आज प्रेसिडेंट बन रहा है स्टूडेंट फेडरेशन का, वो क्या मेरा रिश्तेदार है? नहीं है मेरा रिश्तेदार। मेरिट पे वो बना है। मैं बताऊंगा 2-3 रीज़न कि हमने उसको क्यों सेलेक्ट किया है। और जो अगला हमारा प्रेसिडेंट है, हम आप में से ही चूज़ करेंगे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास बड़ी पावर होगी। ये नहीं होगा कि सिर्फ वो डमी प्रेसिडेंट है, पीछे से हम चला रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। उसके पास बड़ी पावर होगी कि वो क्या कर सकता है स्टूडेंट फेडरेशन के लिए। स्टूडेंट फेडरेशन के एक ही मकसद है कि हमने कैसे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बहुत सारी रीज़न से प्रमोट हो सकता है। हमने ऐसे क्या काम करने हैं, ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स करने हैं जो कि लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करें। ऐसा नहीं हो सिर्फ वन टाइम हो और जी हो जाए। ठीक है, वन टाइम भी ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ अवेयरनेस है। आज आप लोग जब यहाँ से जाओ, आपका रोल क्लैरिफाई हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान में चेंज लाना चाहता हूँ। अगर आपके घर वाले भी आपका मजाक उड़ाएं, उनको उड़ाने दो। ये दुनिया है, यहाँ होता है। यहाँ दोस्त भी आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके घर वाले भी आपका मजाक उड़ाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे नाराज़ होकर रूठ के बैठ जाएं। ये बेवकूफ़ी करेंगे हम। वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन उन्हें उतना नहीं पता जितना हमें पता लग गया। ये सोचो, वो अपनी जगह बिल्कुल आपको ठीक गाइड कर रहे हैं कि यार ये नहीं करो, इसमें आपका नुकसान है। इसमें लोग आपको अजीब नज़रों से इसलिए देखेंगे क्योंकि आप एक रेयर हो। आप यहाँ पे आए हो, आप रेयर हो। अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपके अंदर इतनी अल्लाह ने सलाहियत भी दी है कि आप चेंज ला सकते हो। अगर आप में सलाहियत ही नहीं होती चेंज की, तो आप घर पे बैठ के सो रहे होते, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होते। आज आप यहाँ नहीं होते। आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपके अंदर इतनी अवेयरनेस तो है। आप थर पार करके किसी गांव में पैदा नहीं हो गए कि जहां उनको अपना नाम लिखने नहीं आता। वो मुसलमान तो हैं या इवन हिंदू भी हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या उनका रिलीजन उनको बताता है, चीज़ें करता है, उन्हें अपना नाम तक लिखने ही नहीं आता। थर पार करके ऐसे ऐसे एरियाज़ में मैंने लोगों को देखा है कि जो कि हम वहाँ पे जाते हैं, वो मेरे पैर पकड़ने लग जाते थे। मैं कहता क्यों पैर पकड़ रहे हो? वो कह रहे हैं तो ऐसे ही होता है ना, आप लोग तो बड़े लोग हो, आप लोग ये हो। हमने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। KPK के ऐसे गांव हैं, बलूचिस्तान के ऐसे गांव हैं। पूरा पाकिस्तान इस 10 सालों में मैंने फिरा है सोशल वर्क के लिए। एग्जैक्टली मुझे पता है लोग वहाँ क्या सोचते हैं। उन्हें आज भी 2025 में भी उनके पास पानी नहीं है, खाना नहीं है। कितने लोग थर पारकर में डेली मरते हैं, डेली। रिकॉर्ड ही नहीं है उसका कोई। आप कहोगे रिकॉर्ड क्यों नहीं है? वहाँ इंटरनेट ही नहीं है। बलूचिस्तान में जहाँ हमारा स्कूल है, 6 महीने हो गए इंटरनेट नहीं चल रहा, मोबाइल की सिम नहीं चल रही। वो उस बंदे को जब हमें अपडेट देनी होती है तो वो 2 घंटे गाड़ी चला के या बाइक में बैठ के या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता है, ऐसी जगह जहाँ पे वो बता सके कि जी आपका स्कूल में ये मसला हो गया, अब बताएं मैं क्या करूँ। कभी कभी 1-1 महीना हो जाता है, हमारा कांटेक्ट नहीं होता। इस महीने की बात है, हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, हमारा कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। हमें उन्हें ये कहना था कि भाई आपकी टीचर्स की सैलरीज रेडी हैं, आप अकाउंट दो, हम उसमें भेजें। उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, हम कैसे भेजें? फिर उनका 1-1.5 हफ्ते बाद आया खुद ही फ़ोन कि मैं आज आया हूँ, तो आज आप भेज सकते हैं। तो ऐसे एरियाज़ हैं। ये बलूचिस्तान में जो हमने स्कूल खोला है, 200 बच्चे वहाँ पे पढ़े जो कभी स्कूल ही नहीं गए। उनके वो तो नहीं गए, उनके माँ बाप भी नहीं गए थे। तो हम तो बहुत लकी हैं कि हम स्कूल भी जा रहे हैं, हमारा घर भी है, हमारे पास पानी भी है, हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग है। लेकिन फिर भी हम चेंज से दूर भाग रहे हैं क्योंकि हमें हर चीज़ प्लेट में रख के मिल गई है। और ऐसा नहीं होगा। अगेन मैं आपसे ये, क्या ये चेंज नहीं है जो बलूचिस्तान में बच्चा आज स्कूल में जा रहा है? इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, उसको उर्दू भी बोलने नहीं आती थी। उसको बोलने आती थी ब्रावी।
ब्रावी से हमने उसको शिफ्ट किया बलोची पे, बलोची से हमने उसको सिखाई उर्दू, अब उर्दू से उसको सिखा रहे इंग्लिश। 4 दफ़ा उसको टैप कराना पड़ा इंग्लिश सिखाने के लिए, क्योंकि उनकी मदर टंग ब्रावी है। फिर बलोची वो थोड़ी थोड़ी समझते हैं, तो हमने उनको, जैसे आपको आज जर्मन सीखनी हो तो आप उर्दू में नहीं सीखोगे, थोड़ा इंग्लिश में सीखोगे तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। तो इसी तरह उनको ब्रावी से बलोची में शिफ्ट किया, बलोची से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश। बलोची में इंग्लिश कैसी लगेगी सिखाते हुए? ये चेंज नहीं है क्या? आज वो बच्चा जब 20-25 साल बाद आएगा एक प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसको पता होगा एग्जैक्टली, उसको वैल्यू पता होगी यार मैंने कितनी मुश्किल से एजुकेशन ली है। उसको एग्जैक्टली पता होगा यार मेरे पास मैं आधी पेंसिल तोड़ता था, आधी उसको देता था, आधी मैं चलाता था। उसको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता होगी। हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमें हर चीज़, एवरीथिंग आसानी से हमारे एक्सेस में आ गई है। साथ साथ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट तो करना है, लेकिन पाकिस्तान की गलतियों पे पर्दा भी नहीं डालना। हमने बताना है कि ये गलती है, इसको ठीक करो। अभी हमारे पास ई चालान आ गया, रोड है नहीं, ई चालान कर रहे हैं। किसी शख्स की सैलरी मैं कहता हूँ अगर 25,000 है, वो 20,000 का क्या चालान भरेगा? कैसे भरेगा? वो बकवास है। कैसे पॉलिसी मेकिंग करते हैं ये? आप शायद अभी यूनिवर्सिटी में हैं, आपके हाथ में अगर मैं पाकिस्तान दे दूँ ना, आप ज़्यादा अच्छा चला सकते हो ना। लेकिन वो 25-75 सालों से पाकिस्तान चला रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें चलाने नहीं आया। इनकॉम्पिटेंट। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये रेवोल्यूशन से चेंज नहीं आएगा। खून खराबा हमने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज भी बुक्स IR की जाता हूँ तो मैं यही पढ़ता हूँ कि रेवोल्यूशन से ही चेंज आएगा। नहीं आ सकता। अब दुनिया बदल गई है, पहले सोशल मीडिया नहीं था। अब जो चेंज आएगा पाकिस्तान में वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज से आएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज और रेवोल्यूशन का फ़र्क पता होना चाहिए, बड़ा थिन डिफरेंस है। बहुत सारे लोग आएंगे ज़िंदगी में, यहाँ से जाने के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, कन्विंस करना शुरू करोगे, अपनी फैमिली में जाओगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। और इस चीज़ के लिए रेडी रहें, भरपूर मजाक उड़ाएंगे आपका। आपने इतना मेंटली स्ट्रांग होना है, आपने उसको मजाक में टाल देना है। उनसे नाराज़ भी नहीं होना। उनका स्किल सेट ही इतना है कि वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं। जब भी आज आप उनको चेंज करने जा रहे हो और वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। और इससे भी हमने नहीं घबराना कि आज हमने किसी को बुलाया या किया, 2 लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए। अगर पहली बीच क्लीनअप में सोचता है यार 4 लोग आए तो आखिरी में 700 कभी नहीं आ सकते थे। इंशाल्लाह जो हमारी 25 दिसंबर की बीच क्लीनअप हो रही है उसमें 1500 लोग आएंगे, और मुझे कोई शक ही नहीं है कि 1500 आएंगे। अब मुझे पूरा इस पर यकीन है कि 1500 से ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आ सकते। वो इसलिए क्योंकि सेल्फ बिलीव बहुत बढ़ चुका है। आपका सेल्फ बिलीव इतना ऊंचा होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव में भी फ़र्क है, बाय द वे। ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव में भी फ़र्क है। सेल्फ बिलीव होता है आपका किसी क्राइटेरिया पे, ओवर कॉन्फिडेंस होता है आप बस हो जाएगा, नहीं होगा। और सेल्फ बिलीफ तक पहुंचने के लिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन समझ आ जाएगी। जब आपका सेल्फ बिलीव आएगा तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो ठोकरे खा के आएगा। तो वो जो आप ठोकरे खा रहे होगे ना, वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस होगा। आपको फिर पता लग जाएगा ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मेरा सेल्फ बिलीव। हमारी टीम घबरा रही थी कि भाई 700 लोग आ जाएंगे, अरेंजमेंट तो हम कर रहे हैं, कैसे आएंगे। सोशल मीडिया टीम के भी जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल था कि हम हर जगह 700 लिखने, नए आए तो क्या होगा, नहीं आए तो क्या मतलब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं आए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 700 वॉलंटियर्स हमारे आए उस दिन, क्योंकि मुझे पता था आएंगे। इस बीच क्लीनअप में भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1500 लोग आएंगे इंशाल्लाह। ये मेरा सेल्फ बिलीव है, ये मैं आपको बिल्कुल अपनी सिक्स सेंस से बता रहा हूँ। और एक बात मैं आपको अपनी सिक्स सेंस से और बता दूँ इंशाल्लाह, चाहे हम रहें या ना रहें, मैं ज़िंदा रहूं ना रहूं, आप रहें ना रहें, ये शायद रिकॉर्ड हो रही है ये बात। 2050 में जब हम पलट के पाकिस्तान को पीछे देखेंगे तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं, हम में से काफ़ी लोग, कि हमने एक बहुत बड़ा वंडर कर दिया है जो कि कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था इंशाल्लाह। सो हमने अपना प्रेसिडेंट बनाया है भाई हसीब को। आ जाओ हसीब। थैंक यू सो मच हमाद फाउंडेशन की टीम को और स्पेशली हमाद भाई को जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम हसीब रहमान है और मैं बेरिया का स्टूडेंट हूं। मैं आपकी तरह एक रैप सी हूं, लेकिन उससे पहले मैंने हमाद फाउंडेशन में समर इंटर्नशिप की थी।
समर इंटर्नशिप में मेरी हमाद फाउंडेशन की टीम के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा और मैंने इनके साथ काम किया तो मुझे पता चला कि ये जो सोशल मीडिया का काम है और बाकी प्रोजेक्ट्स का काम है कितनी मेहनत कर लगती है। हम लोग एक पोस्ट देखकर हम देखते हैं कि ये काम आसान होगा, लेकिन जब हम काम करते हैं ना तो हमें पता लगता है कि कितना हार्ड वर्क लगता है। उसके बाद आई आज़ादी इंटर्नशिप में तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। 7 दिन की एक्टिविटीज़ थी और मेरे उसमें बहुत अच्छे दोस्त भी बने। तो उसके बाद हमारा आया कि रेप्स का प्रोग्राम में मुझे हमाद भाई का स्पेशल इनविटेशन आया था कि मैं ज्वाइन करूं। उसमें भी मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई है काफ़ी लोगों से। तो आज मुझे प्रेसिडेंट बन के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मैं स्पेशली थैंक हमाद भाई का करना चाहूँगा और हमाद फाउंडेशन की टीम का। थैंक यू सो मच। स्पेशली आप ना हमारी टीम के लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करें सबसे पहले। ये टीम हमारी ना कोई रातों रात नहीं बन गई है। ये टीम हमारी भी आपकी तरह वॉलंटियर रेप्स से जो आज हमारी मेंबर्स में शामिल है। हमारे पास टीम आती थी, टूट जाती थी, टीम आती थी, टूट जाती थी। कोई मतलब सस्टेन नहीं कर पाता था, इतना प्रेशर, इतना चीज़ें स्किप हो जाता था, नहीं बन पाती थी टीम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अभी ये टीम है ना, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसी दूसरी टीम हो ना तो यहाँ 2050 की जगह 2040 में लिखवा सकता हूँ। क्योंकि हमारी टीम की जो स्किल है, हमारी टीम की जो डेडिकेशन है, हमारी टीम का जो पैशन है, हमारी टीम का जो ओनरशिप लेती है इस काम की, इनको क्या मतलब है कि इससे फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इनके अंदर जो मुझसे भी ज़्यादा इनके अंदर पैशन है, कभी कभी तो मैं कह देता हूँ बस यार इसको ऐसे ही जाने दो, कहते हैं नहीं हमारा इंप्रेशन ख़राब करेगा, इसको ऐसे हम नहीं कर सकते। तो हमारी टीम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, ऐसी टीम अगर एक और हो तो इंशाल्लाह 2050 नहीं, हम 2040 में ही पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करके दे देंगे आप लोगों को इंशाल्लाह।